सो स्टूडेंट फाइनली आज हम कर रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग का एंड पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3। तो इस लेसन के ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप इस लेसन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखना ना भूलेगा। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेरी वेल, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं और फिनिश करते हैं आज के इस लेसन को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। चैप्टर के बारे में जाने तो देखिए इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको महाभारत के बारे में बताया था और विवाह के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने परिवार, पितृवंशी, गोत्र और माताओं की महत्वता के बारे में जाना था। जब हमने इस लेसन का सेकंड पार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने जो समाज के अंदर फैली विषमताएं थी, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो जिक्र था वो था वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चंडालों के बारे में जाना था, ठीक है। और साथ ही इसके बारे में हमने संपत्ति के अधिकारों में भी जाना था कि महिलाओं को और पुरुषों को किस आधार पर संपत्ति दी जाती थी, क्योंकि व्यवस्था जो थी वह पुरुषों के पक्ष में थी, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां थी जहां पे स्त्रियों को भी संपत्ति मिला करती थी। तो यहां तक हमारे इस लेसन के टॉपिक कवर हो चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है सामाजिक विषमता की व्याख्या के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, जो है हमारा टॉपिक नंबर 5। तो इस वीडियो के अंदर हमें टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 तक ही कवर करना है। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसी के बारे में, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या से संबंधित। देखिए लास्ट वीडियो में इस लेसन के सेकंड पार्ट में हमने सामाजिक विषमताओं के बारे में तो जान लिया था, जिसके अंदर हमने वर्ण व्यवस्था समझी थी अच्छे तरीके से। लेकिन एक चीज का जिक्र आया था, वो था कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी ना, इसकी आलोचना बौद्ध धर्म द्वारा की गई थी। तो उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है जिसके अंदर जन्म आधारित लोगों को स्थान प्रदान होता है, तो यह एक तरीके से अस्वीकार है बौद्ध धर्म के अनुसार। तो देखिए यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बौद्धों के द्वारा एक अवधारणा को प्रस्तुत किया गया जिसके अंदर कुछ चीजें बताई गई थी। आइए जानते हैं कि वो क्या थी। तो देखिए सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसके अंदर सुत्त पिटक नामक ग्रंथ, तो आपको ये नाम याद रखना है, सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णन है जो ये बताता है कि शुरुआत में जो मानव था ना, वह पूरी तरीके से विकसित नहीं थे। और मानव तो विकसित थे नहीं, ऊपर से जो वनस्पति जगत था ना, वह भी अविकसित था। तो ये तो होगी पहली चीज। दूसरा क्या है कि जो सभी जीव थे ना, वह शांति से एक निर्बाध की तरह, निर्बाध मतलब बिना किसी ऑब्स्टिकल यानी बिना किसी बाधा के एक लोक में रहा करते थे, और प्रकृति से ये उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय की भोजन की आवश्यकता होती है मनुष्य की। तो यहाँ तक जो व्यवस्था थी वो तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ ये जो व्यवस्था थी वह खत्म हो गई, यानी उसका दी एंड हो गया। अब क्या हुआ कि समय के साथ मनुष्य जो थोड़ा ग्रीडी होने लग गया, ग्रीडी मतलब लालची होने लग गया, थोड़ा हिंसक होने लग गया और कपटी होने लग गया। तो इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके ऊपर बौद्धों द्वारा एक विचार प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें यानी चुनाव करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना यानी कि कष्ट देना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, और साथ ही जिसे निष्कासित यानी कि बाहर किया जाना उसे निष्कासित किया जाए। तो एक तरीके से बौद्धों द्वारा एक उस व्यक्ति की तलाश हो रही थी जिसके अंदर वह एक शासन चला सके, और समाज के अंदर ये जो असमानता है, लालची, हिंसक रवैया, ये सारी जो बुराइयां फैली है उसे खत्म करने के लिए एक राजा की आवश्यकता थी। तो वह क्या बोल रहे थे कि वह बदले में हम उसे क्या देंगे, चावल का अंश देंगे, जो सभी लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि भी दी जाएगी। तो ये था बौद्धों के द्वारा एक स्थिति पर विचार करना, जिसके अंदर समाज के अंदर फैली बुराइयों को खत्म करने वाला एक ऐसा मसीहा की जरूरत थी जो कि इन चीजों को खत्म कर सके। तो इस बात से क्या पता चलता है, तो इससे यही पता चलता है कि जो राजा का पद था ना, वह लोगों के द्वारा चुने जाने के ऊपर डिपेंड करता था, और जनता जो थी वह राजा को इस सेवा के बदले कर दिया करती थी। कर मतलब टैक्स दिया करती थी। तो इस प्रकार ये जो मिथक है जिसके बारे में हमने ये सारी चीजें जानी, तो ये दर्शाता है आर्थिक और सामाजिक संबंध को बनाने में मानवीय कर्म का सबसे बड़ा
हाथ था। तो ये चीजें एक तरीके से बौद्ध द्वारा प्रस्तुत एक अवधारणा में की गई। अगर स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन में बताया जाए तो एक तरीके से जो पहले समाज सभ्य हुआ करता था, यानी मनुष्य को हिंसक, लालच, इससे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। वे अपना जीवन जिया करते थे और एक मनुष्य जितना भोजन प्राप्त होता है उससे वह प्रकृति से ले लिया करते थे। लेकिन समय के साथ मनुष्य के अंदर थोड़ी लालच आई, वह हिंसक हुआ, कपट हुआ। तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया गया जो कि उचित बात पे क्रोधित हो, प्रताड़ना के बदले प्रताड़ित किया जाए और निष्कासित होने पर निष्कासित कर दिया जाए। तो उसके बदले उन्हें गिफ्ट यानी उपहार के तौर पे चावल का अंश देना और उन्हें महासम्मत की उपाधि देना। तो इसके बदले जो प्रजा थी यानी जो राजा को चुनाव करती थी वह इसे क्या देती थी, एक प्रकार से टैक्स दिया करती थी, कर दिया करती थी। तो ये कंक्लूजन निकलता है, तभी तो ये बात की जा रही है कि आर्थिक और सामाजिक संबंध बनाने में जो मानवीय कर्म था उसका सबसे बड़ा हाथ था। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। तो आई होप कि आपको आ भी चुकी होगी। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे महाभारत का, और इसके संदर्भ में जो इतिहासकार थे वह इन साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया करते थे इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इतिहासकार जो थे वह किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करने से पहले भाषा पे सबसे ज्यादा अधिक जोर दिया करते थे, और साथ ही वे इस बात का परीक्षण भी करते थे कि ग्रंथ जो है वह किस भाषा में है। जैसे उदाहरण के तौर पे पाली, प्राकृत और तमिल, यह जो भाषा थी वह आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। इसका जिक्र बहुत बार आ भी चुका है, सेकंड चैप्टर में भी और थर्ड चैप्टर में भी, ठीक है। और जो संस्कृत भाषा थी उसे पुरोहित और खास वर्ग वाले प्रयोग करते थे, कहने का मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरा क्या था कि इतिहासकार जो थे वह ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान दिया करते थे। तो ग्रंथ एक तरीके से धार्मिक पुस्तक होती है, पहली चीज तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या यह ग्रंथ मंत्र होते थे जो कि अनुष्ठान करता यानी जो धार्मिकता से जुड़ा है उनके द्वारा पढ़े जाते थे और उच्चारित किए जाते थे? क्या यह ग्रंथ कथा होते थे जिन्हें लोग पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, अगर इंटरेस्ट आए तो उसे दोबारा भी सुनाया जा सकता था? इस बात के ऊपर भी वह जोर देते थे। और साथ ही इतिहासकार लेखक और लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे, जिनके अनेक दृष्टिकोण और विचारधाराओं का ग्रंथों में वर्णन किया जाता था, और इन ग्रंथों के स्रोतों का भी इतिहासकार परीक्षण करते थे। तो ये सारी प्रक्रिया साहित्य स्रोतों को जानने में इस्तेमाल की जाती थी। तो इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ के संदर्भ में कितना कठिन कार्य होगा इतिहासकारों के लिए। तो आप इस बात का अंदाजा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो ये था पहली कड़ी इतिहासकारों के द्वारा महाभारत के संदर्भ में साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल करने में, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं 6.1 टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे भाषा और उसकी विषय वस्तु के बारे में। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो महाभारत थी ना वह तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, ये बात आप अच्छे तरीके से आप जान चुकेंगे। ऊपर से क्या था, महाभारत में प्रयुक्त जो संस्कृत भाषा थी ना वह वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत से कई ज्यादा अधिक सरल थी, यानी कि इजी थी। अब क्या कारण था, क्योंकि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पे समझा जाता था, तो इस कारण ये जो भाषा थी वह सरल मानी जाती थी। और जो इतिहासकार थे वह ग्रंथ की विषय वस्तु को दो विषय में बांटते थे। पहली कौन सी थी, आख्यान। तो आख्यान मतलब इंफॉर्मेशन देना यानी कि सूचित करना, और दूसरी थी उपदेशनात्मक। तो इसका मतलब होता है शिक्षा या फिर निर्देश देना। तो देखिए, आख्यान में क्या होता था, कहानियों का संग्रह होता था, कहने का मतलब इसके अंदर बहुत सारी कहानियां आ जाती थी। और दूसरा है उपदेशनात्मक। तो इस भाग में क्या होता था, सामाजिक आचार विचार इसके अंदर चित्रित किए जाते थे। हालांकि कई बार ये भी कहा जाता है कि उपदेशनात्मक में भी कहानियां हुआ करती थी। और इसी कारण कुछ इतिहासकार है वह इस बात से सहमत है कि महाभारत ग्रंथ का जो एक भाग था ना वह नाटकीय था, कहने का मतलब आख्यान वाली दृष्टि का था, लेकिन बाद में उसे उपदेशनात्मक भाग में जोड़ दिया गया, क्योंकि जो उपदेशनात्मक था वह सामाजिक आचार विचार होने के साथ इसके अंदर कहानियां भी उल्लेखित की जाती थी। तो आप इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद है लेखक और तिथियों के बारे में, जो कि है हमारा 6.2 टॉपिक। तो देखिए, इसमें क्या बात की जा रही है, तो महाभारत की जो मूल कथा थी उसके रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। अब आपके माइंड में आएगा, अभी तो इससे पहले हमने वेद व्यास के बारे में जाना था कि जो महाभारत के रचयिता थे वह वेद व्यास थे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वह साहित्य के आधार पर थे, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रही है उनकी मूल कथाओं के बारे में। अब ये मूल कथा क्या होती है अभी आपको आगे पता चलेगा। तो देखिए क्या होता था
कि ये जो सूत होते थे ना, यह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों यानी उनकी अचीवमेंट के बारे में कविताओं में लिखा करते थे। और इन रचनाओं का जो परीक्षण होता था वह मौखिक यानी कि स्पीक वाले रूप से किया जाता था, यानी लिखित में नहीं होता था, ओनली मौखिक होता था। तो क्या हुआ कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मण ने इस कथा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसे लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये मौखिक रूप से था, अब ये लिखित रूप से भी होने लग गया। ये प्रथा जो शुरू करी थी वो ब्राह्मणों ने करी थी। और ये वही काल था जब कुरु और पंचाल, आप जानते हैं ना कुरु और पंचाल के बारे में, जो कि पहले जनपद थे और धीरे धीरे ये महाजनपद बन गए, जो कि मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया था। तो उसके अंदर कुरु और पंचाल भी थे, ठीक है। इनके इधर गिधर ही महाभारत की कथा घुमा करती थी। और लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में महाभारत ग्रंथ का एक रचना काल का नया दौर आया। तो इसके अंदर क्या बात देखने को मिली, तो देखिए ये वो समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण जो थे वह इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक थे और उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। और साथ ही 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते व्रत उपदेशनात्मक जो प्रकरण थे, अब प्रकरण होता है एक तरीके से भाग यानी कि एपिसोड, वह भी महाभारत में जोड़े गए। तो इन सब बदलावों के कारण ये जो ग्रंथ था ना महाभारत, शुरुआत में तो इसमें सिर्फ 10,000 श्लोक से भी कम थे, लेकिन आगे बढ़ चढ़कर ये कितने हो गए, 1 लाख से भी अधिक इसके अंदर श्लोक पाए गए। और लास्ट में क्या बात कही जा रही है कि साहित्य परंपरा में महाभारत के जो रचयिता थे वह ऋषि वेदव्यास ही थे। तो आपकी ये कंफ्यूजन अच्छे से अब दूर हो चुकी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कथा के रचयिता कौन थे, तब आपको किसका नाम लेना है, भाट सारथी का। और जब आपसे साहित्य के आधार पर पूछे तो वो कौन है, वेदव्यास जी, ठीक है। तो आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। एमसीक्यू आएंगे तो उसके अंदर ऐसे कुछ ट्रिकी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, तो आपको इन चीजों के ऊपर अच्छे से अपना फोकस रखना ही है। अब हम बात करते हैं 6.3 टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सादृश्यता की खोज। तो देखिए क्या होता है कि हर एक ग्रंथ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चित्रण किया होता है जो कि उस समाज के बारे में जानकारी देता ही है। तो महाभारत भी उसमें से एक ही था जिसके अंदर युद्धों का, वनों का, राजमहलों का और बस्तियों का जीवन चित्रण मिलता है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या बात कही जा रही है। तो देखिए सन 1951 और 52 में पुरातात्विक, इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है बीबी लाल। तो बीबी लाल ने मेरठ में, जो कि आज के समय कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ के हस्तिनापुर गांव में एक उत्खनन का काम शुरू किया। तो देखिए हस्तिनापुर जो है उसका जो जिक्र है वो महाभारत में भी देखने को मिलता है। आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हो, एनसीईआरटी में आपका दे भी रखा है, ठीक है। तो बीबी लाल को हस्तिनापुर गांव के क्षेत्र में आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, यानी कि एविडेंस मिले, जिसके अंदर दूसरे और तीसरे स्तर के जो एविडेंस थे ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थे। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे स्तर की, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1200 से 700 ईसा पूर्व के बीच में। तो इसके अंदर जो घर थे उनके बारे में बीबी लाल ने कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। जिस समय इन क्षेत्रों का उत्खनन का कार्य शुरू किया तो उस समय घरों के बारे में कोई निश्चित परियोजना नहीं मिल पाई। तो पहली चीज तो ये थी, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंट यहाँ पे जरूर मिली है। तो आप इसका चित्र स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आगे क्या बात की जा रही है, तो सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की यहाँ पर खोज हुई है। अब बात आती है सरकंडे। तो देखिए मैंने आपको सेकंड लेसन में बताया था सरकंडे के बारे में। तो सरकंडा कुछ इस प्रकार से होता है, बांस की तरियो, इससे टोकरियां भी बनाई जाती है, कुर्सियां भी बनाई जाती है, खाट भी बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल बहुत चीजों में किया जाता है। तो आप इस इमेज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके अंदर सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की खोज हुई। तो इससे पता चलता है कि कुछ घरों की जो दीवारें थी ना वह सरकंडे से बनाई जाती थी और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में आपको अच्छी जानकारी रखना जरूरी है। तो ये था दूसरे स्तर के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे स्तर की खोज के बारे में। तो देखिए बीबी लाल ने तीसरा स्तर, जिसका टाइम पीरियड था 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में, तो वह उसमें क्या कहते हैं। तो देखिए तीसरे स्तर के जो घर थे ना वह कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा क्या था कि घरों के गंदे पानी निकास के लिए ईंटों के नाले भी बनाए जाते थे। तीसरा क्या है, वलय कूपों का प्रयोग होता था, जो कि कुएं और मल की निकासी वाले छेदों दोनों में इसका प्रयोग किया जाता था। अब बताते हैं कि वलय कूप क्या होता है। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे इमेज में भी देख सकते हैं, एक वलय कूप है जो कि दिल्ली में मिला है। ये जो सोर्सेज है वो आपकी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 8 है, उसमें भी
में जिक्र कर रखा है तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो एक तरीके से ये जो वलय कूप होता था वह नालियों के लिए, कूड़ेदानों के लिए और घरों में हर जगह इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि जो मलय निकाल दिया जाए। तो आप इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन चीजों के बारे में अच्छी जानकारी अब हो चुकी होगी। तो ये तो सारा था नगरों के बारे में, बस्तियों के बारे में। तो अब बात ये आती है, क्या नगर का चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथा के बाद में जोड़ा गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ? तो देखिए इसका एग्जाम्पल दे रखा है जिससे कि आप समझ जाओगे। महाभारत ग्रंथ में सबसे जो चुनौतीपूर्ण कथा थी वह द्रौपदी से 5 पांडवों के विवाह की थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा द्रौपदी का जो विवाह था वह 5 पांडवों से हुआ था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय बहुपति प्रथा, तो देखिए मैंने आपको बहुपत्नी प्रथा के बारे में बताया था, बहुपति के भी बताया था, और साथ ही मैंने अंतर विवाह, बाह्य विवाह, इनके बारे में बताया था। तो बहुपति विवाह क्या होता है, इसमें महिला जो है वह एक से अधिक पति रख सकती है, ठीक है ना। तो उस समय ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि ये जो प्रथा थी बहुपति वाली काफी ज्यादा प्रचलित थी। लेकिन समय के बाद बहुपति जो प्रथा थी बाद में ब्राह्मणों में क्या होगी, अमान्य होगी, उन्होंने इस प्रथा को खत्म कर दिया। लेकिन अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो हिमालय के ऐसे क्षेत्र है जहां पर आज भी ये प्रथा काफी प्रचलित है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे 3rd टाइम पूछ रहा हूँ। अगर आपको जानकारी है कि जो बहुपति प्रथा है वह भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है आज के समय में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो स्त्रियों की जो संख्या थी ना वह कम थी, जिसके कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। तो ये चीज थी साहित्य स्रोतों के बारे में A to Z। तो आई होप कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 7, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। देखिए जब मैंने आपको चैप्टर शुरुआत कराई थी तो वो भी मैंने महाभारत से ही शुरू करी थी, और जो मैं आपको ये चैप्टर का एंड करवा रहा हूँ तो वो भी मैं महाभारत से ही करवा रहा हूँ। तो देखिए महाभारत से शुरू है और महाभारत पे ही खत्म हो गया। ये चैप्टर पूरी तरीके से बेस्ड था महाभारत के ऊपर ही, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इस गतिशील ग्रंथ के बारे में। तो महाभारत का जो विकास था ना वह संस्कृत के पाठों के साथ ही समाप्त नहीं हुआ था। यह शताब्दियों के साथ इस महाकाव्य में अनेक पाठ जो थे वह अलग अलग भाषाओं में भी प्रयोग किए गए थे। कहने का मतलब जो महाभारत थी वह केवल संस्कृत में नहीं लिखी गई थी बल्कि इनका ट्रांसलेट भी किया गया था काफी भाषाओं के अंदर, तभी तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बन पाया। तो ये सब उन संवाद होता है एक तरीके से डायलॉग बाजी, ठीक है ना। तो ये उन सभी संवादों को दर्शाते हैं जो इनके लेखकों व अन्य लोगों और समुदाय के बीच में कायम थे। तो महाभारत के अंदर में किसका सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, वह कौरव और पांडवों के बारे में, ठीक है। और महाभारत में ऐसी बहुत सारी जानकारी है, अगर आपको देखना है तो आप जरूर गूगल कीजिएगा। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच में प्रसार हुआ तो वह सभी महाकाव्य में समाहित होगी, यानी कि इंक्लूड होगी। साथ ही इस महाकाव्य के मुख्य कथा के अनेक पूर्ण व्याख्या भी की गई। कहने का मतलब इस महाकाव्य को मूर्तिकला में भी और चित्रकला में भी दर्शाया गया, और साथ ही इस महाकाव्य का प्रयोग जो था वह नाटकों में भी और नृत्य कलाओं में भी हुआ है। तो आप इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था महाभारत के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लास्ट वाले टॉपिक में एक गतिशील ग्रंथ के संदर्भ में। तो आई होप कि आपको ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो ये था स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में ओवरऑल कंटेंट, जिसे हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। तो चलिए अब एक बार हम क्विक प्रेप का क्विक रिकैप जान लेते हैं, जिससे कि आपको ये जो ओवरऑल लेसन है ना जो 3 पार्टों में डिवाइडेड था उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्विक प्रेप का क्विक रिकैप। तो देखिए जब मैंने आपको इस लेसन का फर्स्ट पार्ट करवाया था तो उसके अंदर मैंने शुरुआत करी थी महाभारत के बारे में, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जानी थी महाभारत के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महाभारत जो है इसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक पाए गए हैं। इसके जो रचयिता थे वह ऋषि वेदव्यास थे। ये जो लिखा गया था वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। इसके सब टॉपिक में हमने ये जाना था जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है वह विद्वानों ने किस प्रकार से तैयार किया था। तो समालोचनात्मक का मतलब मैंने बताया था गहरा अध्ययन, जिसके अंदर इस महाकाव्य के गुण, दोष, समीक्षा और निरीक्षण के बारे में विद्वान अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बंधुत्व और विवाह के बारे में, जिसके अंदर हमने परिवार संबंधी जानकारी प्राप्त करी थी, और पितृवंशीय व्यवस्था के बारे में जाना था, जिसमें पिता के बाद जो संपत्ति के पर अधिकार था वह पुत्रों का हुआ करता था, स्त्री इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती थी। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां थी जिसके अंदर स्त्रियों को जगह
मिल जाया करती थी। उसके बाद हमने विवाह के बारे में जाना था, उसके तौर तरीकों के बारे में, जिसके अंदर हमने बहुत सारे विवाह के प्रकार जाने थे, जैसे कि अंतर विवाह, बाह्य विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, इन सब के बारे में जाना था। और उसके बाद हमने गोत्र से संबंधित जानकारी हासिल करी थी और लास्ट में हमने माताओं का महत्व जाना था कि माताएं क्या महत्वपूर्ण होती थी। तो इसका एग्जाम्पल हमने सातवाहनों से जाना था, जिसके अंदर सातवाहनों के जो नाम थे उनकी माँ से ही शुरू होते थे। ठीक है, जब मैंने आपको इस लेसन का सेकंड पार्ट करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको सामाजिक विषमताओं के बारे में बताया था। तो सामाजिक विषमता यानी कि एक तरीके से ऑड्स हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो जिक्र किया था वो वर्ण व्यवस्था के बारे में किया था कि समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर बटी हुई थी, और जो ब्राह्मण थे वो इसके अंदर सबसे उच्च स्थान पे आते थे, और वहीं शूद्र जो थे वो इसके अंदर सबसे निम्न स्थान पर आते थे। क्षत्रिय थे वह बहुत अच्छे हुआ करते थे, और वैश्य जो थे वो तीसरी कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा वर्णन किया था कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से लागू होती थी, इसके नियमों को किस प्रकार से किया गया, और साथ ही धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में इस वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन किया गया था बौद्धों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी। और साथ ही हमने संपत्ति के अधिकारों में भी जाना था कि इसके अंदर जो स्त्री की जो संपत्ति होती थी उसका क्या अधिकार होता था, और पुरुष की जो संपत्ति होती उसका क्या अधिकार होता था। तो पिता के बाद जो संपत्ति थी उस पर हक जो था वह पुत्रों का होता था, जो कि समान रूप से बढ़ जाया करता था, लेकिन विशेष परिस्थिति में स्त्रियों को भी मिलता था। और एक उदाहरण ने प्रभावी गुप्त के बारे में भी जान लिया था। ठीक है ना, तो आज के इस पाठ में हमने सामाजिक विषमताओं की व्याख्या की, जिसके अंदर बौद्धों द्वारा अवधारणा को तैयार किया गया। तो बौद्धों ने एक अवधारणा को तैयार किया जिसके अंदर मनुष्य के बारे में बताया गया था कि जो मनुष्य है वह शुरुआत में तो काफी नॉर्मल तरीके से रहता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसके अंदर लालच, हिंसा, कपट बढ़ता रहा। तो बौद्धों के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की गई जो राजा के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए, ताकि वह निष्कासित करने वालों को निष्कासित कर सके, प्रताड़ना वाले को प्रताड़ित कर सके, और उचित वालों को क्रोधित हो सके। तो ये सारी चीजें हमने इस बारे में जानी थी। उसके बाद हमने साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर हमने महाभारत और इतिहासकारों के संदर्भ में ये सारी चीजें जानी थी कि महाभारत का जो अध्ययन था इतिहासकारों के लिए वो कितना ज्यादा कठिन था, कि एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो इतिहासकार थे वह भाषा का किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे, वह ग्रंथों को अच्छे तरीके से समझते थे, तब जाके वह किसी ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में अपनी जानकारी प्रस्तुत करते थे। ठीक है, और लास्ट में हमने यही जाना था जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ कैसे बन पाया, क्योंकि जो महाभारत का जो वर्णन था वह संस्कृत भाषा के साथ अन्य भाषाओं में भी हुआ था। इसके अंदर नृत्य से लेकर कलाओं के बीच में और चित्रण, साथ ही मूर्ति कला का भी भाव देखने को मिलता है। तो ये था क्लास 12 स्टूडेंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में तीनों पार्टों का एक तरीके से निष्कर्ष कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, जिसके अंदर हमने जो चीजें कवर की थी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दोबारा से देना चाहूंगा कि देखिए क्वेश्चन आंसर मैं चाहूँ तो अभी से शुरुआत कर दूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आंसर जब आप करोगे, लेकिन उससे पहले आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो इस लेसन के जो नोट्स है का ओवरऑल मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, साथ ही PDF नोट्स भी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।